नमस्कार दोस्तों, यूपी के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 2 दिन बाद 23 तारीख को 5वें दौर का चुनाव होना है और चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, डिंपल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए अब अपने अपने ठिकाने की तरफ लौट चुके हैं। कल प्रचार उस दौर में करेंगे जहां इसके बाद के दौर में चुनाव होना है। मैं इस वक्त हूं प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता है। योगी राज में नाम बदलना चूंकि उनकी फितरत है, जैसे उन्होंने फैज़ाबाद का नाम बदला वैसे उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदला। लेकिन इलाहाबाद का ये पार्क है अल्फ्रेड पार्क। इतिहास में अगर झांकेंगे 150 साल पहले करीब 1300 एकड़ का ये पार्क अंग्रेज़ों के ज़माने में बना। आज इस पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, क्योंकि इस पार्क से चंद्रशेखर आज़ाद की यादें जुड़ी हैं। वीर गति प्राप्त चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी पार्क में एक पेड़ के नीचे की थी। विशाल उनकी तस्वीर है अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए, और विशाल उनकी मूर्ति भी है। लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग, खास करके इस देश के लोग, जो चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी शहादत को याद करते हुए इस पार्क में उनके सामने सिर झुकाते हैं। मैं इस पार्क में हूँ, हमारे साथ हैं 4 वरिष्ठ पत्रकार जो प्रयागराज के हैं। और प्रयागराज इसलिए आया क्योंकि प्रयागराज एक तरह से धार्मिक धुरी भी है यूपी की राजनीति की। प्रयाग में कुंभ होता है, अयोध्या में रामलला विराजमान है। प्रयागराज का जिक्र योगी से लेकर मोदी तक करते हैं। और प्रयागराज बीजेपी के लिए, अगर प्रयागराज और आसपास की सीटों की बात करें, बहुत मायने रखती है। प्रयागराज ज़िले में 12 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। आसपास के कुछ और ज़िले हैं। प्रयागराज मंडल की बात करें, इस मंडल में 28 सीटें हैं, 4 ज़िले हैं जिनमें से कुछ सीटों पर चुनाव हो चुका है। अगर हम 2017 की बात करें, पत्रकारों से बात करने से पहले, उनका आकलन समझने से पहले, तो 2017 में प्रयागराज मंडल की 28 सीटों में से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, अपना दल को 4, मतलब बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1। जरा समझिए, 28 में सिर्फ 1। और इस बार समाजवादी पार्टी योगी से सत्ता छीनना चाहती है। ये तभी मुमकिन है जब प्रयागराज मंडल में, और जहां इस दौर में 2 दिन बाद चुनाव होना है, वहां समाजवादी पार्टी कम से कम बराबरी का मुकाबला करे और बीजेपी से इतनी सीटें छीन पाए जो सत्ता की राह आसान करे। इसी को समझने के लिए यहाँ मैं हूँ। और एक और ख़ास बात, प्रयागराज से कुछ किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिला है, वहाँ एक सीट है सिराथू। सिराथू का नाम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि केशव मौर्य वहाँ से 2012 में जीते थे, बाद में सांसद बने, लेकिन अभी यूपी में डिप्टी सीएम हैं और एक बार फिर से 10 साल बाद विधायक का चुनाव लड़ने के लिए सिराथू में हैं। उनके प्रचार के लिए ही आज अमित शाह भी सिराथू आए थे। जब यहाँ शाम हो रही थी, आसमान में 3-4 हेलीकॉप्टर लौटते हुए दिखे। ये वो हेलीकॉप्टर जो योगी और अमित शाह और ऐसे नेताओं को लेकर यहाँ आए थे। प्रचार का वक्त खत्म हुआ तो सब यहाँ से लौट रहे हैं। अभी मैं जब हेलीकॉप्टर का जिक्र कर रहा हूँ, तब भी आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है। कोई नेता भी होगा जो अभी आसमान में होगा। देखना है जनता किसे ज़मीन पर लाएगी, जनता किसे आसमान में उड़ाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं सबका परिचय करते हुए। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना परिचय दें। जी, मैं सुनील शुक्ल हूँ और मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में भी लंबे समय तक काम किया है, फिर उसके लिए मैं प्रसार भारती के लिए मैंने काम किया। मैं रतिभान त्रिपाठी हूँ और मैं इन दिनों उत्तर प्रदेश में देशबंधु का राजनीतिक संपादक हूँ। और 15-20 साल तक मैं यहाँ 18 साल रहा। यहाँ इलाहाबाद का जागरण का संपादक रहा मैं। हाँ। और इलाहाबाद लखनऊ में संपादकीय प्रभारी रहा मैं। वहाँ का प्रादेशिक प्रभारी रहा। तो लंबा मेरा 35 साल का करीब पत्रकारिता का अनुभव है। मैं इसलिए परिचय करा रहा हूँ कि ताकि आप समझें कि इन्हें इलाहाबाद और आसपास की राजनीति मुझसे ज़्यादा गहराई से पता होगी, इसलिए मैं इनसे बात करूँगा। हाँ जी। मैं संजय कुमार, हिंदुस्तान, अमर उजाला, डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ में अतिथि प्रवक्ता के थे। मैं समीर आत्मज मिश्र हूँ और पत्रकारिता तो मैंने दिल्ली में ही ज़्यादातर की है। बीबीसी में रहा काफ़ी दिन, उत्तर प्रदेश कवर किया। अभी द ग्राउंड रिपोर्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूँ और आपकी तरह मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। संजोग है कि आज यहीं टकरा गए। और इनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बीबीसी में रहे, समझ सकते हैं कि खबरों की बारीकी किस तरह से समझते होंगे। थैंक यू सर। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस शहर का ही रहने वाला हूँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई की है, तो राजनीति भी यहाँ की समझते हैं। हाँ, मैं एस के यादव हूँ। पिछले 18 साल तक मैं इलाहाबाद में मीडिया में पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ सक्रिय रूप से। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ़ोटो जर्नलिज्म
के अध्यापन कार्य से जुड़ा हूँ। चलिए, तो ये आपने सबका परिचय सुना। कंपनी बाग इसको बोलते हैं, अल्फ्रेड पार्क के साथ साथ। जी जी जी। और मशहूर है ये। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोग अल्फ्रेड पार्क या कंपनी बाग बोलते हैं। कंपनी बाग ज़्यादा पॉपुलर नाम है। ज़्यादा पॉपुलर है। और पीछे जो एक वो जो दिख रही है स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, विक्टोरिया स्टैंड है ये। हाँ। ये विक्टोरिया स्टैंड है। यहाँ कभी महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगी थी, जिसको क्रांतिकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और वो हटा दी गई यहाँ से। हटा दिया। तो ये सिर्फ पुरानी याद अब बाकी है। और मैंने फिर कहा, कभी आए तो चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति ज़रूर देखें। उनकी तस्वीर बचपन से हम लोगों के जहन में है, मूंछ पर ताव देते हुए। बहरहाल सुनील जी, अब हम आते हैं इतिहास से वर्तमान में और सीधे चुनाव पर, सियासत पर। तो प्रयागराज से शुरू करते हैं। नहीं, प्रयागराज नहीं, चलते हैं पहले सिराथू से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे हॉट सीट तो उसी को कहा जाएगा पूरे मंडल में। पूरे मंडल में। और केशव मौर्य इसलिए कि मुख्यमंत्री के दावेदार 17 में भी थे, अभी भी उनके भीतर से मुख्यमंत्री की दावेदारी। मैंने जिस तरीके से पिछड़ों के नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी का एक लगाव है, इसलिए वह एक प्रमुख दावेदार है मुख्यमंत्री पद के हैं। तो सिराथू, यहाँ से आज मैं गया भी था सिराथू, क्योंकि अमित शाह को आना था, भीड़ भाड़ थी, तो मैंने ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाया। फिर मैं जाऊँगा, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। क्या लग रहा है इस बार सिराथू में? देखिए, सिराथू में मैंने वह पहले आरक्षित सीट हुआ करती थी। जब वो सामान्य वर्ग की सीट हुई, उसके बाद से पहली बार 2012 में केशव मौर्य ही चुनाव जीते। निश्चित रूप से केशव मौर्य वहाँ के रहने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उस क्षेत्र में काम बहुत किया है। अगर कोई उनको नुकसान होता है तो वह केवल है जातिगत जो समीकरण है, वह पल्लवी पटेल के आने के कारण से। और पल्लवी पटेल के आने से जो कुर्मी वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है पल्लवी पटेल के पक्ष में। साथ ही जो मुस्लिम वोटर है जो बड़ी संख्या में वहाँ पे है, हालांकि उसमें भी केशव जी की अपनी व्यक्तिगत पैठ है, पार्टी की पैठ तो मैं नहीं कह सकता, व्यक्तिगत पैठ है। लेकिन चूंकि मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा इस समय एक संकल्प की तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और अब तक जो 4 चरणों का मतदान हुआ, जो उसमें ट्रेंड देखा गया, उसमें मुस्लिम मतदाताओं में कोई विभाजन नहीं है किसी अन्य दल के प्रति। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि समाजवादी पार्टी हराने की स्थिति में है और वो अकेली है जो चुनौती दे रही है, इसलिए वो लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में कंसोलिडेट हो रहे हैं। और पल्लवी पटेल के साथ जो एक नुकसान हो सकता था अगर वह अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती, लेकिन वह समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए अपना दल कमेरावादी के नेता होने के बावजूद, चूँकि सिंबल उनका समाजवादी पार्टी का है, इसलिए एक चीज़ उनके पक्ष में जाता है। तो आप क्या वहाँ कड़ी टक्कर देख रहे हैं, या वो सीट केशव मौर्य के लिए आसान नहीं है या फंसी हुई है? एज किसका देखते हैं आप? नहीं, मैं एज शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो एक बहुत ही इजी सेलिंग हो सकती थी केशव जी के लिए, वह आज नहीं है। आज नहीं है। कोई कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ा। एक बार संक्षिप्त बात पहले सिराथू के लिए, फिर ओवरऑल प्रयागराज और आसपास की सीटों पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है? और बीच में बता दूं, चूंकि पल्लवी पटेल का जिक्र किया, तो एक परिचय को थोड़ा विस्तार दे दें कि पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है, कृष्णा पटेल की बेटी हैं, 2 बहनें हैं, लेकिन परिवार में राजनीतिक तौर पर दोनों 2 धुरी पर हैं। और अनुप्रिया पटेल अपना दल की मुखिया हैं, मोदी सरकार में घटक हैं, मंत्री हैं, वो भी प्रचार करने अपनी बहन के खिलाफ गई। पारिवारिक रिश्ता दोनों के 36 के रिश्ते हैं। अब आते हैं सिराथू में, क्या मामला फंसा हुआ है? देखिए, पल्लवी पटेल पैराट्रूपर हैं, पहली बार वहाँ शकल दिखाने आई हैं। केशव प्रसाद मौर्य वहाँ 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं, जैसा कि अभी बताया गया। और केशव प्रसाद मौर्य वहाँ के निवासी हैं, पल्लवी पटेल वहाँ की निवासी नहीं है। ससुराल फिलहाल अपने आप को ये कहने, 2-4 साल पहले उनकी शादी हुई तो अपने आप को ससुराल कहने लगी हैं। वो इससे पहले कभी वहाँ झांकने नहीं गई थी। तो ये ठीक है, पार्टी का जो समीकरण है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी की वो कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी का जो बोर्ड, जैसा कि भी साथी ने बताया कि वो मुस्लिम लामबंद है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और वहाँ पटेल वोट भी है, और इसी नज़रिए शायद वो आई भी हैं वहाँ चुनाव लड़ने। तो समीकरण तो अच्छा है, लेकिन केशव का जो प्रभाव है वो कुछ ज़्यादा है। चूँकि उन्होंने काम किया है, वो वहाँ से विधायक भी इस बार नहीं थे, उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को विधायक के रूप में बावजूद एक बार ऐसा भी हुआ कि उनको हाय हाय के नारे लगे उनके साथ। ये सारी चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक है। जब हम राजनीति में हैं तो कोई राजनीति में जब रहता है तो उसके विरोधी भी होते हैं और साथी भी होते हैं। तो कई बार राजनीति में साजिशें होती हैं कि इनके विरोध कर दो ताकि बड़ा संदेश दूर तक चला जाए, लेकिन ऐसा कोई वैसा विरोध नहीं। हाँ, चुनावी तौर पर ज़रूर टकराहट है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं भी क्षेत्र घूम के आया हूँ, 2 दिन में गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई तो है,
लेकिन केशव मौर्य हारेंगे ऐसा लगता नहीं। लगता नहीं। संक्षिप्त पहले हम केशव मौर्य की सीट पर, क्योंकि सबकी नज़र केशव मौर्य पर है। केशव मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग स्टूल मंत्री कहते हैं उनको। स्टूल मंत्री कहते हैं, और 5 वर्ष का कार्यकाल और वहाँ हुए उपचुनाव के बाद केशव मौर्य ने जब सीट छोड़ी संसदीय चुनाव के बाद, तो वो सीट वो सपा को गई। सपा को। हाँ। 17 में फिर बीजेपी आई। 17 में फिर बीजेपी आई। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है, और पल्लवी पटेल मजबूत दावेदार हैं वहाँ की, और जातिगत समीकरणों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। और सपा के फेवर में वहाँ जो जातिगत समीकरण है और युवाओं का, अन्य पिछड़ी जातियों का जो रुझान, वो उनकी मजबूत दावेदारी को पेश कर रहा है। आपको क्या लगता है समीर, आप भी सिराथू गए थे? जी बिल्कुल, मैं तो कल परसों 2 दिन गया। वहाँ पे जो कुछ मुझे देखने को मिला, तो ये जो चीज़ें हैं कि एक तो केशव मौर्य वहीं के रहने वाले हैं, ये उनके पक्ष में भी है और उनके लिए वो नुकसानदायक भी है। पहली बात तो वो रहने वाले भले सिराथू के हैं, लेकिन उन्होंने जब चुनाव अपना राजनीतिक शुरुआत की, तो चुनाव उन्होंने शहर पश्चिमी इलाहाबाद से लड़े 2012, और यहाँ से हारते रहे वो। और हारने क्या, वो मतलब वो ऐसे कैंडिडेट भी नहीं थे कि जीतने की स्थिति में रहते। पहला चुनाव उन्होंने जो जीता 2012 में सिराथू में लड़ करके जीता। वहाँ के लोगों का ये कहना था, बहुत सारे लोगों का, कि चुनाव जीतने के बाद केशव मौर्य अपने इलाके को भूल गए। ये संजोग की भी बात थी कि 2014 में लोकसभा पहुँच गए, उसके बाद फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए थे, यानी उनका कद भी एकाएक तेज़ी से बढ़ा। लेकिन ये नाराज़गी जो है कि वहाँ पर उन्होंने अपने क्षेत्र को समय नहीं दिया, या वहाँ के लोगों की जो शिकायतें हैं, और साथ में जो जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण ये हैं, ये बुरी तरीके से काम कर रहे हैं। अब कितने उनके पक्ष में जाएंगे, कितने उनके विरोध में, ये देखने वाली बात। मतलब आपको ये लगता है कि केशव मौर्य हार भी सकते हैं? हार भी सकते हैं, जीत हार हो सकती है। जैसे कि अभी संजय जी ने बताया कि 2012 का चुनाव जीतने के बाद जब बाई इलेक्शन हुए, जब उन्होंने सीट छोड़ी, तो सपा जीत गई वहाँ पे। तो ये एक बार, अच्छा उसके पहले हमेशा वो बसपा की सीट हुआ करती थी, तो ऐसा भाजपा की वो सीट भी नहीं है, परंपरागत सीट भी नहीं है। जैसे यहाँ शहर उत्तरी की बात कर लें, और सीटें होती हैं, तो ये तो चुनाव है, हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? सिराथू इसलिए क्योंकि सबकी नज़र सिराथू पर है। और एक बार मैं सिराथू का जातीय समीकरण बता दूं कि दलित वोट लगभग 1,20,000, मुस्लिम वोट लगभग 55,000, पटेल 35,000, मौर्य 28,000, वैश्य लगभग 28,000, ब्राह्मण 25,000, यादव 25,000। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं मैंने किसी अखबार या वेबसाइट में खबर देखी कि ट्रिपल पी ही बन सकता है केशव मौर्य की जीत की वजह। ट्रिपल पी में क्या हुआ? पटेल, पंडित और पासी दलित एससी का एक तबका होता है जो प्रयागराज, बाराबंकी और आसपास के इलाकों में कई सीटों पर 50 से 70 हज़ार तक पासी वोट हैं। बहरहाल अब आते वापस, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इस बार। वो डिप्टी सीएम रहे हैं, और काफ़ी विकास के काम जो इलाहाबाद शहर में हुए और भी इलाहाबाद ज़िले में हुए हैं, उसके साथ उन्हें जोड़ के देखा जाता है। सक्रिय भी रहे हैं बहुत। लेकिन इस बार इसलिए एक मुश्किल लगता है क्योंकि जो पिछले चुनाव जीतने में उनके पक्ष में जो 2-3 बातें थीं, एक तो बीजेपी की लहर थी, लोग मोदी जी के तमाम जो उनकी योजनाएं थी, उनकी बातों को लोगों ने सपोर्ट किया, और वो लोग हटा करके बीजेपी को लाना चाहते थे। केशव मौर्य अभी, जैसे समीर आत्मत जी ने बताया कि एज ए कैंडिडेट उनके अपनी स्टैंडिंग वहाँ के इलाके में नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ, चूँकि पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, ये फैक्टर बड़ा था। जो उनकी बिरादरी के वोट थे वो पारंपरिक रूप से सपा के वोट हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ आने के कारण, इनके अध्यक्ष बन जाने के कारण वो वोट काफ़ी शिफ्ट हुए हैं। ओबीसी वोट, दलित भी पार्टी, वो काफ़ी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इस बार उनके जो नकारात्मक कई मुद्दे हैं, ज़मीन का मसला है और आपराधिक रिकॉर्ड है जिसे इग्नोर कर दिया गया था पिछली बार, उन सब चीज़ों को विपक्ष बड़ी मजबूती से उभार कर ले आया है। तो नकारात्मक पक्ष उनका काफ़ी इस बार उजागर हुआ है, जिससे उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर तो है ही। कांटे की टक्कर है। और आज मैं गया था सिराथू, उस समय अमित शाह की वहाँ सभा होने वाली थी। हालांकि मैंने देखा सैकड़ों बाइकर्स जय श्री राम के नारे लगाते हुए गाड़ियां, बसें, और अमित शाह की अगर रैली है, पूरा इंतजाम करना है, पूरे अमले को जुटना है। केशव मौर्य भी थे और तमाम इंतजाम थे। ऐसा लग रहा था कि सिराथू में हज़ारों लोग उमड़ पड़े। अब देखना है कि जब परसों वोटिंग होगी तब कितने वोट के लिए उमड़ पड़ते हैं केशव मौर्य के लिए। अब जरा
केशव मौर्य के साथ। हालांकि वहाँ एक बात और है, बीएसपी के मंसूफ अली हैं, मुस्लिम वोट है 55,000, और जैसा कि जिक्र किया बीएसपी वहाँ से शायद 3 बार इसके पहले जीती थी, 2012 के पहले, केशव मौर्य के जीतने से पहले, अगर मुझे ठीक से याद है 93 से 2012 के बीच। कौशाम्बी जिले में बीएसपी का बहुत असर रहा, बहुत असर रहा जी। इलाहाबाद से कटने के बाद जो नया जिला बना तो वहाँ बहुत असर रहा। और इंद्रजीत सरोज एक बड़े नेता है वहाँ के। इंद्रजीत सरोज चूंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पासी बिरादरी के एक बड़े नेता हैं, और इस वजह से और पूरे समुदाय में, पासी समुदाय में इंद्रजीत सरोज की एक सी है, इसका लाभ भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो केशव जी के खिलाफ एक जो बात जाएगी वो एक जो कहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी की, एक बड़े नेता के कारण एक जो इनकम्बेंसी होती है वो, लेकिन एक भी एक चीज़ उनके पक्ष में जरूर जाएगी कि लोगों को ये मन में आ सकता है, जो उनका मतदाता है, कि वह एक माने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक बड़े नेता को चुन रहे हैं। तो एक चीज़ ये हो सकता है कि जो उनके समर्थक हैं या जो लोग उनके समर्थन में नहीं भी हैं लेकिन वो किसी के प्रतिबद्ध नहीं है तो वह उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसा मतदाता, ऐसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, वह 200% समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। और अन्य कोई भी व्यक्ति वहाँ लड़ाई में नहीं है, आप किसी का नाम ले लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो। चलिए अब हम लौटते हैं सिराथू से बाकी इलाकों पर। वैसे सिराथू में जब मैं गया था, एक तरफ अमित शाह की जनसभा होने वाली थी और दूसरी तरफ डिम्पल, अखिलेश यादव की पत्नी, और जया बच्चन वहाँ रोड शो कर रही थी। और कर अखिलेश यादव पूरे इलाके में, प्रयागराज और आसपास के इलाके में थे, और काफ़ी भीड़ भी हुई अखिलेश यादव की सभा में। प्रधानमंत्री मोदी भी आकर जा चुके हैं कौशाम्बी में आए थे 12 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को, 23 तारीख को आए थे इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज और कौशाम्बी कितना मायने रखता है, इसकी तस्दीक ये यात्राएं करती है। इस मंडल के 3 जिलों में उन्होंने सभाएं की। बिल्कुल। फतेहपुर में की, जिसका मतदान हुआ चौथे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, और उसके बाद 5वें चरण में जो मतदान होने जा रहा है कौशाम्बी इलाहाबाद का, उन्होंने कौशाम्बी में अलग सभा की और प्रयागराज में अलग सभा की। अब एक सवाल से फिर मैं वापस सबके पास जाऊंगा कि अगर हम प्रयागराज की बात करें, मुकम्मल प्रयागराज की 12 सीटें, जिसमें समाजवादी पार्टी को एक सीट, एक है ना शायद, नहीं प्रयागराज, हाँ एक है, 8 बीजेपी, 1 सपा, 2 बीएसपी। तो इस बार ओवरऑल अगर हम प्रयागराज को देखने की कोशिश करें तो क्या लगता है? सभी सीटों पर कड़ी चुनौती है। हाँ। और ग्रामीण इलाकों में तो एक 12 की सीट है, मेजा की सीट, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, जिसमें उन्होंने काम भी किया है। अगर इसके अलावा किसी सीट को, और एक सीट आप कह सकते हैं प्रतापपुर में, जो भारतीय जनता पार्टी की एलआई है, अपना दल, एस के उम्मीदवार हैं राकेश त्रिपाठी, जो 4 बार के मिले हैं हंडिया के बगल की सीट से। अभी भी अपना दल की एक सिटिंग सीट है ना प्रयागराज में, एक सीट है कोई, हाँ एक वो हाँ प्रतापगढ़ में है। नहीं अपना दल में भी 8 और 1 है शायद, एक अपना दल की है, हाँ एक सीट है, एक सीट है। तो ये राकेश त्रिपाठी का चूंकि अपनी एक हैसियत है, बाकी कितना जीतेंगे हारेंगे नहीं, लेकिन वो मेन मुख्य लड़ाई में है। और विजयमा यादव चूंकि पिछला चुनाव हार गई थी बहुजन समाज पार्टी से, और वहाँ बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीता था, इस बार वो फिर भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है, लेकिन परंपरागत रूप से वह झूसी की उम्मीदवार रही हैं। तो एक प्रतापपुर में एक संघर्ष कह सकते हैं आप। अदरवाइज इस में 12 की 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। किससे? समाजवादी पार्टी से। कहीं इसमें बीएसपी कहीं नहीं मुकाबले में। देखिए बीएसपी के साथ क्या है, उनका ये अपना जो कंसोलिडेट दलित वोट है वो उनके साथ कंसोलिडेट है, वो कहीं नहीं गया है। लेकिन उसमें भी एक वर्ग है जो खासतौर से युवाओं का वर्ग है, जो नौकरी और आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। जो ट्रेडिशनल वोट है दलितों का, वो तो जाएगा बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी को सप्लीमेंट करता था अल्पसंख्यकों का मत, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। इस सबको एक कर लेना चाहिए कि वह वोट कहीं अल्पसंख्यकों के मतों का कहीं विभाजन नहीं है। चलिए एक बार सबसे बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है त्रिपाठी जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें, 12 सीटें जिसमें 8 बीजेपी अपना दल को भी जोड़ लीजिए तो 9 हो गया, 9 के सामने समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट। तो ये जो 5वां चरण है ये बहुत मायने रखता है पूरे मंडल को देखें। 28 सीटों में सिर्फ एक सपा का कहें तो खाता खुलने की तरह है। तो क्या दिखता है आपको यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि इस बार सपा का 2 या 3 खाता खुल सकता है। एक तो प्रतापपुर सीट जहाँ विजयमा यादव चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मजबूती से लड़ रही हैं, वहाँ 3 ब्राह्मण कैंडिडेट हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना दल की ओर से राकेश त्रिपाठी हैं और कांग्रेस की ओर से संजय तिवारी, तीनों क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।
कड़ा मुकाबला, ब्राह्मणों के वोटों का बंटवारा हो रहा है। वहाँ ब्राह्मणों की वैसे ही कमजोर स्थिति रही है, इसलिए वहाँ बिजमा यादव मजबूत दिख रही हैं। जो माहौल है, जो वहाँ के पिछड़ों की सीट और मुसलमानों को मिला करके एक बड़ा वोट चंक है जो बिजमा यादव के पक्ष में मजबूत से दिख रहा है। रही बात करछना की, तो करछना में कड़ा मुकाबला है। उज्जवल रमण वहाँ लगातार कई बार जीते रहे, बीच बीच में 2 बार हारे भी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हराया उन्हें 2 बार, उनके पिताजी को 1 बार हराया, 1 बार उनको हराया। तो एक करछना में इनका मुकाबला है, एक सुराव में भी मुकाबला हो रहा है। लेकिन बाकी जगह तो एक शहर पश्चिमी भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। शहर पश्चिमी में मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, समाज, हाँ, यहाँ जो दरअसल 3 इंपॉर्टेंट सीटें इस डिवीजन में है ना। एक तो सिराथू की केशव प्रसाद मौर्य जहाँ से हैं, फिर शहर पश्चिमी की जहाँ सिद्धार्थनाथ सिंह है, फिर शहर दक्षिणी की जहाँ नंदी लड़ रहे हैं। तीनों मिनिस्टर हैं और तीनों जगह में नंदी की सीट में भी मुकाबला है, पश्चिमी भी मुकाबला है और सिराथू की बात तो पहले हो ही चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो सब जगह दिख तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को इस बार बहुत फायदा होगा ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। इसलिए कि जो समीकरण पक्ष में वही विपक्ष में भी हैं, दोनों तरफ से बातें बराबर से चल रही हैं। ये कहना कि नहीं वो जाति समीकरण 2017 में था, जाति समीकरण इसके पहले भी था और 2019 में भी था, वो जाति समीकरण कहाँ छिन्न भिन्न हो गया था, कहाँ तितर बितर हो गया था। मैं ये नहीं मानता कि जाति समीकरण बहुत प्रभावी होता है। चुनाव इन दिनों दूसरे मुद्दों पर हो रहा है जो दिखाई नहीं पड़ते। हम जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हुआ करते हैं वो बहुत सारा दिमागी गणित लगाते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, परिणाम कुछ और आते हैं। ये 2 बार के चुनाव उत्तर प्रदेश में लगातार ये बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ मैं सिर्फ एक संशोधन में करना चाहूँगा कि 2017 का चुनाव जातीय समीकरणों पर नहीं हुआ था। 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव पूरी तरह से एक पोलराइजेशन था मतों का, जिसमें जाति सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह का था। नहीं, लेकिन ओबीसी का नहीं, समाज में जातियां तो ही हैं, लेकिन जो जैसे कि 2014 में मतों का विभाजन हुआ, अल्पसंख्यकों के मतों का विभाजन हुआ, दलित मतों का विभाजन हुआ, ये ओबीसी मतों का विभाजन हुआ। एक बात को आप भूल रहे हैं कि 2014 में बीजेपी ने जो एक अम्ब्रेला बनाया जिसमें माइनस यादव ओबीसी, वो एक बड़ा तबका जोड़ा बीजेपी ने। लेकिन इसके अलावा जो उनका एक अलग पोलराइजेशन की स्थिति थी, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला बीजेपी को। और जो उन्होंने एक नारा दिया डेवलपमेंट का, तो इस बार आपको बदला हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा छिन्न भिन्न हो गया। चलिए बाकी लोगों को शामिल करते आते हैं आप, ताकि सब लोग अपनी राय रख सकें। प्रयागराज 12 सीटें। प्रयागराज की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के 2 उदाहरण आप ले सकते हैं, 2 चुनाव सैंपल के तौर पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव। नहीं जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव पे आप कभी करीब से आप नज़र दौड़ाएंगे, जब चुनाव होते रहे, इधर तो 2-3 सालों से बंद हैं, तो यहाँ एक कमरे में रहने वाले 2 जाति के छात्र परिसर में घुसने के बाद अपने अपने हिसाब से छात्र नेता तय करते थे और वो परिसर में दिन भर उनके साथ घूमे और शाम को फिर अपने रूममेट एक रूम में रहते हैं, हॉस्टल के एक छात्रावास में रहते हैं या एक रूम में रहते हैं, फिर वो उसी अंदाज में रहते हैं। तो यहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर और ये प्रिडिक्ट करना कि ये किस तो जातिगत तो है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में भी वही है, एक सीट पे बैठने वाले अलग अलग जाति के वकील, वोट बार के वोट चुनाव में देखेंगे तो जातिगत आधार पे वो बढ़ते हैं। तो इलाहाबाद की राजनीति को और इलाहाबाद के मिजाज को समझने के लिए इन दोनों चुनावों को आपको देखना होगा। तो अब आप बताइए इसमें तो जातिगत चीज़ें रहेंगी। हाँ, चेहरे कई बार वो टूटते भी हैं, जैसे शहर उत्तरी में अनुग्रह नारायण सिंह, इनके लिए जाति मायने नहीं रखती। लेकिन कई और बड़े बड़े चेहरे मायने नहीं रखते यहाँ। कई बार बड़े चेहरे यहाँ पर, यानी बहुगुणा का आप उदाहरण देख सकते हैं। बहुगुणा जैसे शख्स को यहाँ हार का सामना अमिताभ बच्चन से हारना पड़ा। लेकिन हम थोड़ा प्रेजेंट में रहते हैं, चूंकि सूरज अस्त हो रहा है जी, तो इसलिए हमें जल्दी 2022 में टिके रहना है। जातिगत चीज़ें प्रभावी रहेंगी। और जो जातियों का ध्रुवीकरण, जैसा कि बताया कि हाँ अदर यादव, तो वो बात इस चुनाव में नहीं है। ओबीसी। तो आप क्या देखते हो, ये जो 12 सीट है जिसमें 9 सीट एनडीए को है, अपना दल को जोड़ें तो एक सिर्फ सपा को है, इसमें क्या बदलाव देखते हो आप?
ये जस्ट उलट संभावना मुझे दिख रही है। मतलब कि 9 सीट सपा जीत सकती है, 3 सीट में जो बीजेपी की स्थिति रहेगी। ये तो कुछ ज्यादा बड़ा ऑलमोस्ट prediction है। ऑलमोस्ट यही रहेगी। अच्छा 9 कौन सी जरा बता दीजिए, फिर इधर जाते हैं फिर वापस हाँ, आएंगे बिल्कुल। एक काउंटर तो के लिए। एक शहर दक्षिणी, हाँ एक शहर पश्चिमी, हाँ मतलब करछना, सिद्धार्थनाथ सिंह। हाँ जीतने बीजेपी की जीतने वाली हाँ, जीतने वाली। आप जीतने हारने वाली बोल रहे हैं? मैं हारने मतलब आपके वाली हिसाब से सिद्धार्थनाथ सिंह हार रहे हैं? बहुत कड़ी चुनौती और है नंदी उनके लिए। हार सकते हैं? नंदी पिछली बार 1400 से जीते थे, इस बार वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो ब्राह्मण के संकट में हो सकते हाँ हैं। बिल्कुल वो संकट में दिख रहे हाँ, हैं। हाँ। लास्ट में जो कुछ पोलराइजेशन और तमाम जो जी। दाव पेच होते हैं उस आधार पे तो वो बीजेपी जीत कहाँ सकती है जो आपको पक्का लगता है? शहर उत्तरी में बीजेपी का पलड़ा बेशक भारी है। अनुग्रह नारायण के जातिगत समीकरण उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और सपा यहाँ मजबूती से लड़ रही है, इसलिए अनुग्रह यहाँ पीछे चल रहे हैं। और भी कुछ सीटें हैं जहाँ वो बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जैसे फाफामऊ। फाफामऊ में भी बीजेपी, चूंकि हिंदू मुस्लिम फैक्टर वहाँ भी हो सकता है, उस स्थिति में बीजेपी फाफामऊ जीत सकती है। फूलपुर जीत सकती है, फूलपुर में भी बहुत कड़ी चुनौती है। करछना में सपा को बढ़त मुझे दिख रही है। चलिए अब जरा इधर आते हैं, चूंकि सूरज अस्त लगभग हो चुका है, इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी बात करें, लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। समीर आत्मज, देखिए आकलन एक रिस्की भी होता है, लेकिन आप ही लोग यहाँ रहते हो तो आप ही लोग बता भी सकते हो। और मुद्दा क्या मुद्दा जिससे अगर कुछ बदल रहा है तो उसके बदलने की बुनियाद क्या है, इसके साथ संक्षिप्त बताइए, फिर इधर फिर वहाँ। सर पहली बात तो सीट का प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मैं करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि 2017 और 22 की तुलना में, तो 2017 में जैसा शुक्ला जी ने कहा कि पूरी तरीके से ध्रुवीकरण था, वो सबको पता है कि हिंदू और मुसलमान इस टाइप का ध्रुवीकरण था। नॉन यादव जातियां जो थीं, ओबीसी हो, फॉरवर्ड हो, जो भी हो, उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने बीजेपी को वोट किया हर जगह हर सीट पर। इस बार क्या है, और मुस्लिमों का वोट जो था वो बटा हुआ था, किसमें, सपा और कांग्रेस का अलायंस था, बसपा का, और उसमें और भी जो कुछ पर्सनल उनके कैंडिडेट्स रहे होंगे। अब की बार मैं जहाँ तक देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ तक अब तक चुनाव हुए हैं, मैं लगभग सब जगह घूमा हूँ, मुझे मुस्लिम वोटों का लगभग पोलराइजेशन दिखाई पड़ रहा है सपा गठबंधन की ओर, लगभग पोलराइजेशन। यहाँ तक कि ओवैसी ने बड़े उत्साह के साथ कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। दूसरी ओर जो पोलराइजेशन बीजेपी के फेवर में काम कर रहा था 2017 में, उसमें काफ़ी सेंध लगी है। नॉन यादव बैकवर्ड एक तरीके से यूनाइट हुआ है, पूरब में और ज़्यादा यूनाइट हुआ है। दूसरी ओर जो फॉरवर्ड क्लास थे उनमें भी बहुत सी नाराज़गी है। मैं ये नहीं कहता कि सब नाराज़ है, लेकिन जो भी नाराज़ है वो नाराज़ होकर के यहाँ से वोट कट रहा है बीजेपी से और जा रहा है सपा गठबंधन से। तो 2017 में जो नुकसान हुआ था, उसकी तुलना में जो नुकसान होगा वो नुकसान हो रहा है बीजेपी को, और जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा लेने वाली पार्टी सिर्फ एक दिख रही है। कहीं कहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस और बसपा दिखाई पड़ रही, जैसे अगर इलाहाबाद की बात कर दें, प्रयागराज की, तो शहर उत्तरी बड़ी मजबूत स्थिति में वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी अब चुनाव में वोट देते समय लोग किसको देते हैं ये अलग बात है। यादव जी वही सवाल है, और ये प्रयागराज का जब जिक्र होता है तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह से लेकर सारे नेता, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर आज़म खान का जिक्र करते हैं, तो मकसद होता है यही दिखाना और ये बताना कि सारे माफिया का हमने इलाज कर दिया। और बुलडोज़र बाबा, खुद को बुलडोज़र बाबा की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी बुलडोज़र बाबा बना दिया गया। तो इस तरह का फैक्टर, और जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट है, वही वो सीट है जहाँ से 4 बार शायद अतीक अहमद विधायक रहे हैं, वहीं से 4 बार विधायक चुने गए, और भाई भी जीता। हाँ, तो अब निर्दलीय रह के भी जीते, निर्दलीय भी जीते, सपा में भी जीते, अपने दल में भी जीते। तो अब बात आती है कि आपको क्या दिखता है प्रयागराज में। एक थोड़ा मुकम्मल तस्वीर मैं चाहता हूं, पहले 12 सीटों का, और उसके बाद कुछ बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बात को नकारना कि यहाँ जातिवाद खत्म हो गया है, मुद्दों पर होगा चुनाव, यहाँ पर विकास के नाम पर चुनाव होगा, मैं इसको एकदम नहीं मानता हूँ। अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव जातियों पर आधारित होते हैं। अब आ जाइए, पिछला 2017 में सोशल इंजीनियरिंग जबरदस्त की थी बीजेपी ने, और उसका जबरदस्त फायदा हुआ था। आप सोचिए कि मंडल लागू होने के बाद से क्या आप सोच सकते थे कि कभी कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि सारी राजनीति मंडल कमंडल में आ गई थी, उच्च वर्ग और ओबीसी और दलित में। लेकिन 2014 और 17 के 2 चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, एक बात जबरदस्त हुई, बीजेपी ने इस मर्म को समझा और उन्होंने
मुस्लिम और यादव इन दो जो एक इनके साथ एकजुट होते थे सपा के साथ, उनके अन्य जो जातियां थीं ओबीसी की, उनको बड़े ही टैक्टफुल तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके उनके कई बड़े नेताओं को अपने पाले में डाला और वो एक ज़बरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की उन्होंने, और ये आगे भी जारी रख सकते थे। लेकिन इस बीच 5 साल के अंदर काफ़ी पानी गंगा जी में बह चुका है। लोगों ने देख लिया है कि जो नेता ओबीसी के नॉन यादव गए थे भाजपा में, उनकी क्या स्थिति है। उसमें स्टूल मंत्री वगैरह भी तमाम फैक्टर हैं और वो फैक्टर इस समय प्रभावी है। जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ है, लेकिन ये आक्रोश वोट में बदली होगा, ये अभी स्पष्ट रूप से सरफेस पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप मेरा हम बात कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी से नाराज, एक बात आई कि ब्राह्मण नाराज है, लेकिन मेरा पक्का मानना है कि ब्राह्मण कभी, जो मेरे संपर्क में जितने लोगों को मैंने देखा, वो कभी साइकिल पर वोट देने नहीं जा रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध कोई एक किसी कैंडिडेट के साथ हो वो एक अलग बात है। इस तरह से वो जो सवर्ण के काफ़ी वोट हैं वो कुछ निष्क्रिय हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि पोलिंग बूथ तक ना जाए नाराज़गी के कारण, लेकिन वो वोट कन्वर्ट हो जाएगा सपा में, ये समझ में नहीं आता। मेरा मानना है कि अगर वोटिंग परसेंटेज नीचे जाता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, अगर वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाता है तो सरकार से नाराज़ लोग निकलेंगे और वोट करेंगे। और एक बात और, ओवरऑल सीट की बात अगर करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पीछे लोग एकजुट हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ जिनमें नाराज़गी है। और 50-50 तो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि 50-50 तो इस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा ही, लेकिन ये कितना बढ़ेगा, अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो ये पक्ष में जाएगा समाजवादी पार्टी। अब वापस यहीं से लौटते हैं, फिर सिलसिला यहीं से। तो शुक्ला जी, जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जैसे प्रयागराज है पड़ोस में फतेहपुर, हालांकि वहाँ चुनाव हो गया, लेकिन प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, हाँ 28 सीटें टोटल जोड़ लें, एक दौर में चुनाव हो गया। और ये यहाँ समाजवादी पार्टी का, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ खाता ही खुल पाया। प्रतापगढ़ में भी अपना दल बीजेपी ने ज़्यादा सीटें ली और यहाँ तो हम बात कर ही चुके हैं, वही हाल कौशाम्बी में है। तो समाजवादी पार्टी जिसका सिर्फ खाता खुला 28 में 1, मैं पूरे मंडल इलाहाबाद मंडल की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ मान लीजिए कोई कह रहे हैं इलाहाबाद में 50-50 हो सकता है, इनके हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरे मंडल में क्या ऐसा मुद्दा या क्या वजह है कि आपको लगता है कि कोई बड़ा बदलाव की उम्मीद है? क्योंकि 4 दौर के चुनाव के बाद यहाँ से जो शुरुआत है यही किसी के लिए बोनस है, पीछे जिसको जो के लिए आप जी जी देखिए, ऐसा है अजीत जी, एक तथ्य आप ध्यान में रखिए कि जिस 5वें चरण में जहाँ मतदान होने जा रहा है, 2012 के इलेक्शन में 41 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी जीती थी और 2014 के इलेक्शन में यह 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और वो हाशिए पे चली आई बीजेपी समाजवादी पार्टी। जो 2022 का इलेक्शन है ये बदला हुआ है। 2 चीज़ें कि जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है, तो एक तो उनका कोई कैप्टिव वोटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, कोई बिरादरी उनके साथ पूरी तरह से नहीं है, तो कैप्टिव वोटर बीजेपी के साथ नहीं था कभी भी। इन्होंने एक समूह खड़ा किया अपना वोटरों का, उसमें बिखराव हो गया। बिखराव मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है। मैंने अपने पिछले 20 साल की बात करूं तो जो रोजगार को लेकर के आंदोलन हुआ बिहार में और इलाहाबाद में, उस तरह का आंदोलन पिछले 20 साल में किसी ने नहीं देखा होगा कि लाज में, छात्रावासों में, रिहायशी इलाकों में विद्यार्थी सड़क पर निकला में लाठी डंडे चलाने लगे, आग लगा दें और इस तरह की नौबत आ जाए, तो रोजगार का एक बड़ा संकट है। हॉस्टल में मारना, पुलिस ने मारा उनको और लंबे समय तक आंदोलन चला। रोजगार को लेकर के इस तरह का आंदोलन मेरी स्मृतियों में पिछले 20 साल के लिए नहीं है। तो एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और युवक बहुत नाराज है। इसी तरह से महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। महंगाई को लेकर के आम आदमी, इवन जो जिसकी बात इसके यादव कर रहे हैं, आम आदमी जो इस दल का वोटर है, उसके मन में एक नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर के, महंगाई तो महंगाई है, लेकिन महंगाई को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के जिन लोगों को, जिन सत्ता के लोगों को एक रिएक्शन देना चाहिए था, एक संवेदना व्यक्त दिखाई देनी चाहिए, वो संवेदनहीनता भी लोगों के अंदर नजर आई। तीसरी चीज़, कोरोना काल में जिसके घर का एक आदमी मरा है, वह पानी पी के प्रचार कर रहा है कि इनको वोट नहीं देना है, क्योंकि उस समय कोई नहीं देखा। एक तरह से ऐसी स्थिति देखी कि प्रशासन हाई नहीं है, माने सरकार नामी कोई चीज़ ही नहीं है, गवर्नेंस नामी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप जिंदा हैं
तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, मर गए हैं तो आप गंगा में बह जाइए। तो एक बहुत बड़ा इशू है। जो तीसरी चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, वह डेवलपमेंट नो डाउट विजिबल है, बहुत विजिबल है, दिखाई पड़ता है। और लाभार्थी जिसका जिक्र सबसे लाभार्थी का कांग्रेस के नहीं थे, इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ जो तो फ्री का अनाज मार्च तक सबको पता ही है, सब कह रहे हैं कि ये मार्च तक हमको मिलेगा। उसके बाद उसी में एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि मैं भिखमंगा हूँ। आप मुझे कब तक ये फ्री का अनाज तय करना पड़ेगा कि कितना बड़ा वर्ग कहता है मैं बड़ा वर्ग है ये, और कितना बड़ा वर्ग कहता है कि हमें मोदी जी अनाज दे रहे हैं। ऐसा है कि जो हमसे 10 साल के ऊपर के लोग हैं वो वर्ग है कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम करें, उनका नमक खा रहा हूँ। लेकिन हमसे जो 10 साल नीचे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब नहीं चलेगा, हमको रोजगार चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए और हमको एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए। अब सुनिए, अब मैं आता हूँ। ठीक है, आपने सारे मुद्दे वाजिब बताए। अब इनके पास जाने से पहले, जैसे 12 जिलों की 61 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उसमें 2017 में बीजेपी को 51 सीटें मिली। स्ट्राइक रेट देखिए 90 से 95%। अपना दल को 2, मतलब 53 हो गई अगर 61 में देखेंगे। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। पहले दौर, दूसरे दौर, तीसरे दौर, चौथे दौर के बाद ये 5वां दौर, बीजेपी पीक पर है, समाजवादी पार्टी नीचे है, लोएस्ट पर। अब यही देख रहे हैं बीजेपी वहां से नीचे आती है, समाजवादी पार्टी कितना ऊंचा आती है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। एक पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक जो भी आप क्षेत्र में आप जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। इसमें कोई आप मतलब आप पिछले फेज में चले जाइए, चौथे में जैसे दूसरा दौर था जो पश्चिम का, उसमें बीजेपी 55 में मान लीजिए 38 थी, लेकिन थोड़ी कम। आप गिरावट जो है 2019 के विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिए आप ना, सही बात है। 46 सीटों पर ये पीछे चली गई थी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 50% वोट मिल गया यूपी में। लेकिन अगर सीट की संख्या देखेंगे आप तो उसमें जो इनके संसद के उम्मीदवार हारे, उसके अनुसार से लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिनके हाथ से निकल गई। चलिए अब आते हैं आपके पास। जो मुद्दे इन्होंने गिनाए उसी में है एक तरफ ऐसी बड़ी तादाद जो मानती है कि हम लाभार्थी हैं, हमने मोदी जी से फ्री राशन लिया, अनाज लिया, और आपसे असहमत होते हुए मैं 6 महीने से यूपी में घूम रहा हूँ। इसके पहले मैं कबूल करता हूँ कि संपादक रहने के नाते न्यूज़ रूम में ज़्यादा रहा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि जातीय अस्मिता, जातीय समीकरण, जातीय स्वाभिमान कितना मायने रखता है, और उम्मीदवार से जातीय रिश्ता ये भी कितना मायने रखता है। मेरे लिए तो मुझे लगता है मेरा नया सिलेबस इस 6 महीने में तैयार हुआ, और मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई गर्वोक्ति नहीं है कि 6 महीने में 15,000 किलोमीटर चल के 500 गांव घूम के मैंने समझा है कि जातीय अस्मिता और जातीय स्वाभिमान बहुत मायने रखता है, और उसमें जातीय समीकरण उम्मीदवार से हो चाहे किसी पार्टी के प्रति वो मायने रखता है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब बात आती है कि ये जो 5वां दौर है, यहाँ आप क्या मुद्दे देखते हैं जिससे अगर बीजेपी नीचे आती है तो, अगर आपके हिसाब से सपा उठती है तो? इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिख रही है, लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा। बीजेपी नीचे ही आएगी, कितनी आएगी इसका आकलन करना और कितना कौन नीचे जाएगा कठिन है। लेकिन साथी लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं उनमें उनकी बातों में विरोधाभास में देख रहा हूँ। एक तरफ जातिवाद और संप्रदायवाद उसकी बात करें, दूसरी तरफ विकास की बात भी ले आके रख दे रहे हैं। तो यही तय होना चाहिए ना कि चुनाव हो किस पर रहा है। मेरा यह मानना है कि जो आपने शुरुआत में बात उठाई कि जातीय ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात है, जैसे कि एक समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम और यादव वोट चंक में है, वो एक साथ जा रहा है, तो जो शेष हिंदू वोट है वो तो फिर कहाँ जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा टकराव में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जा रहा है। कांग्रेस का तो आज प्रियंका का रोड शो आज प्रयागराज में था, बस चुनिंदा लोग ऐसे आगे पीछे घूम रहे थे। उनका ये शहर रहा है, परंपरागत शहर रहा है। प्रियंका गांधी के यहाँ क्या दिक्कत थी, उनका कैंडिडेट भी इधर का मजबूत है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जो चुनाव विकास और मुद्दे पर होना चाहिए वो जाति संप्रदाय। और एक बात इसमें और सबमिट करूँगा, ये आप भी देख ही रहे होंगे कि मुस्लिम वोट जो शुरू से, आज से नहीं, मुस्लिम वोट किसी को जिताता नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो हराए मुसलमान उसी के साथ। अगर कैंडिडेट वाइज कहीं ऐसा है कि जहाँ, जिसे आपने बताया आपका सिरातू में कोई नफीस कोई लड़ रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, मारूफ वहाँ बहुजन समाज पार्टी के, तो मुस्लिम वोट बहुत सारा उधर चला जाएगा टैक्टिकली वोटिंग में। तो
मुस्लिम किसी को जिताता नहीं रहा है, वो केवल बहुत भाजपा को हराता रहा है। वो ट्रेंड इस बार भी दिख रहा है। तो इसका असर आम जनमानस में भी है और योजनाओं का जहाँ तक असर है वो जो लाभार्थी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया ट्रेंड खड़ा किया है, एक नया डेवलप किया है कि ये लाभार्थी एक वोट बैंक है। उन्होंने इसका प्रयोग इसी प्रयागराज में किया। प्रधानमंत्री आए थे, वो उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश 3 लाख महिलाएं यहाँ लाई गई थी। वो लाभार्थी वोट बैंक है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। उसमें ऐसे लाई गई थी कि मैं उस दिन संयोग से यहीं था प्रयागराज में, और मेरे वीडियो लोगों ने देखे होंगे कि जो महिलाएं यहाँ से लौट रही थी वो मोदी जी को कोसते हुए लौट रही थी। उसमें बनारस की भी बहुत सारी महिलाएं थी जो ये कहते हुए जा रही थी कि मनरेगा में भी 8 महीने से उनको पैसे नहीं मिले। जी हमारे अजीत जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, गुजरा गवाही बहुरा बराती, उसकी कोई पूछ नहीं होती है। तो ये तो पार्टियों के साथ भी लागू होता है, कोई नई बात तो है नहीं। मैं कहूँगा कोई जरूरी नहीं कि उस समय जो तत्कालिक गुस्सा था वो वोट के अभी तक रहा कायम रहा, चूंकि अनाज तो मिल रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अनाज मिल रहा है, और ये हम बौद्धिक गुणागणित कर सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन जनता के मन में कुछ और रहता है। और इसीलिए 2014 फिर 17 फिर 19 उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोट हुआ है, मेरा मानना है कि उसमें चूँकि इस बार बहुजन समाज पार्टी उतनी फाइट में नहीं है और कांग्रेस लगभग 0 की ओर है, तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा में टक्कर है। इसलिए भारतीय समाजवादी पार्टी को फायदा तो होगा, पर भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा चलिए, छोटा सा जवाब उसके बाद। फायदा तो होगा जब आप कहते हैं, तो फिर बात आती है कि जो 2017 का, चूंकि बेंचमार्क वही है 2017 का, जब यहाँ इस जो सीटें हैं, जहाँ 61 सीटें, उसमें से 51 और 2 53 मिली एनडीए को, सपा को सिर्फ 5 मिली। तो वहाँ फायदा नुकसान में क्या देखते हैं आप? थोड़ा भी आकलन अनुमान। मैंने ये बात कही ना, मैंने इसीलिए कहा ना कि ये सीटों का गणित बताना कि वाकई उसको 51 मिली थी तो फिर इस बार 41 मिल रहा है, ये कहना कठिन है। 40, 70, 30। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी यहाँ भी 70-30 के रेशियो में रहेगी, ये मेरा मानना है। 70 बीजेपी, हाँ 70-30 का रेशियो रहेगा। वो 60 से 70 भी हो सकता है या 70 भी हो सकता है, इससे कम जाने की स्थिति में नहीं है। यानी बीजेपी हमें अब भी अपर हैंड रहेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। मैं 2014, 2017 और 2019 के आकलन के हिसाब से लगभग मुद्दे वैसे ही वैसे हैं, लगभग चीज़ें। और इस बार तो प्लस भी है कुछ चीज़ें, जिन मुद्दों को लेकर एक जो हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, वो ध्रुवीकरण काम कर रहा है। जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, जिस प्रयागराज कुंभ की बात कर रहे हैं, जिस सरकारी नौकरियों में एक उसकी बात, मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरियां सरकार ने लुटा दी हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता दिखी है। जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें ऐसी चीज़ें दिखी हैं कि किसी जाति विशेष पर ध्यान नहीं दिया गया है, एक पारदर्शिता जैसी स्थिति रही है। चलिए अब जरा बाकी लोगों ठीक है कि चुनाव है और बेहतर चुनाव हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे अपर हैंड दिख रही है। चलिए आप अपनी संक्षिप्त केवल एक लाइन, जो गिरावट की आपने बात की 2014 में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस वो नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उसमें भी जहाँ पे लोगों ने सीधे मतदान किया, वहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। मतलब जहाँ पे सीधे क्षेत्र पंचायतों के प्रतिनिधि, जिला पंचायतों के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि चुने गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार थे उनकी बुरी तरह से पराजय हुई, लगभग गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक। तो यह गिरावट की स्थिति यह है, जिसका अब त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, बरियानी साथी कहेंगे, लेकिन गिरावट लगातार है। चलिए अब एक बात, अच्छा हुआ जिक्र कांग्रेस का किया, मैं भूल गया था इंट्रो में कहना कि प्रियंका गांधी का भी रोड शो था। और जब प्रयागराज की बात करते हैं, हालांकि प्रयागराज अभी है, इलाहाबाद अभी भी मेरी जुबान पे है, नाम बदल गया। अमरूद को हम प्रयागराजी अमरूद नहीं कह सकते, हाईकोर्ट को प्रयागराज नहीं कह सकते। आदमी कहता है खुद को इलाहाबादी, तो वो पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको अपने को खुद को प्रयागराजी कहने में। और अकबर इलाहाबादी को तो अकबर प्रयागराजी, अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी तो नहीं कह सकते, हालांकि वो भी कहीं छप गया था। खैर, लेकिन कांग्रेस, आनंद भवन यहीं है, स्वराज भवन यहीं है, मोतीलाल नेहरू यहीं थे, जवाहरलाल नेहरू यहीं थे। दोनों की परंपरा, दोनों का संघर्ष आज़ादी के पहले 1930 से लेकर 1947 तक वो पीक भी, और उसके बाद नेहरू का देश का प्रधानमंत्री बनना, और राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी सबका बचपन आनंद भवन, स्वराज भवन से जुड़ा होना। और उसके बाद जब कांग्रेस 1885 की पार्टी आज 2022 में है,
तो 115 और 22 जोड़ लें तो 147 साल पुरानी पार्टी का हश्र यह है कि चंद लोग उनके साथ हैं। जब इतने विश्लेषण हो रहे हैं उसमें ये विश्लेषण से कांग्रेस गायब है। इसी से समझ सकते हैं कांग्रेस का भविष्य क्या। अब यहाँ आते हैं कांग्रेस इन सब के बीच और बीएसपी, मैं ख़ास तौर से कहूँगा बीएसपी के बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जो उनके समर्थक हैं, चिंतक हैं, कि आप लोग बीएसपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और बार बार आप बाइपोलर करने की कोशिश करते हैं चुनाव को, कि सिर्फ अखिलेश वर्सेस बीजेपी है और उसमें बीएसपी नहीं है। हो सकता है वो डार्क हॉर्स हो, उनका दलित वोट है, 22% किसी भी सूरत में मिला है। यहाँ भी इस इलाके में सिराथू में ही जैसे 3 बार बीएसपी रही है। बीएसपी के दलित वोटर को ही नकार नहीं सकते, लेकिन जो अभी बात हुई राशन की, योजनाओं की और सोशल इंजीनियरिंग की, उसका बहुत बड़ा असर बीएसपी के वोट बैंक पे पड़ा है और वो कुछ वोट बैंक सपा की ओर शिफ्ट हुआ है सोशल इंजीनियरिंग के कारण। जैसे इंद्रजीत सरोज की बात आ रही है, ख़ासतौर पे प्रयागराज मंडल की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो एक फैक्टर दिख रहा है। सरकारी योजनाओं का असर सब बसपा के वोट बैंक पे दिख रहा है, उसमें से कई वोटर बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। राशन और नमक वाली बात उनके बहुत ही घर कर गई है उनके मन में और वो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के बाद सारे वोटर इनकार कर दें कि हाँ उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ख़ास तौर पे बसपा के वोट बैंक के लिहाज से वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। बसपा के वोट बैंक में सिंधमारी है, बीजेपी में वो वोट बैंक काफ़ी हद तक शिफ्ट हो रहा है और सोशल इंजीनियरिंग के कारण कुछ वोट बैंक, इसलिए बसपा यहाँ कमज़ोर दिख रही है, खासतौर पे प्रयागराज मंडल। हालांकि प्रयागराज 2017 की बात करेंगे तो जो अखिलेश यादव ताज़ा मुख्यमंत्री थे 12 से 17, वो प्रयागराज में सिर्फ पूरे मंडल में 5 सीट, प्रयागराज में सिर्फ 1 सीट जीते, तब भी बसपा 2 सीट जीत गई। 2 सीट जीत गई, बिल्कुल। हाँ, तो उस समय जो मुस्लिम वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक सीधे रूप से सपा के साथ नहीं जुड़ा था। इस बार मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ दिख रहा है, कंसोलिडेट है और बसपा इस वजह से लड़ाई में बाहर है कि उसका दलित वोटर को एक खास जाति के बाद बाकी अन्य दलित जातियां हैं वो भाजपा के साथ जाति दिख रही हैं और सपा के साथ जाति। चलिए समीरात्मक मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा आपने भी बताया, उन्होंने भी बताया। अब जैसे प्रयागराज है, कुछ सीटों की बात करते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह है, नंदी की सीट है और भी कुछ सीटें। कौन कौन सी ऐसी सीटें लगती है जहां लगता है बीजेपी बहुत मजबूत है, कौन सी सीट ऐसी लगती है जहां लगता है कि कमज़ोर स्थिति में? ये कुछ बता पाओगे आप? हाँ बिल्कुल बता सकेंगे सर। ये तो पहली बात ये है कि जिन सीटों पर रही है उनमें ये कहा जाएगा कि बहुत सीटें मजबूत रही है, लेकिन तमाम सीटें ऐसी थी जिन पे पहली बार जीत हासिल हुई। जैसे अभी चर्चा हुई शहर पश्चिमी की, तो शहर पश्चिमी में बिल्कुल वो स्थिति नहीं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के लहर के बावजूद जो सपा कैंडिडेट है ऋचा सिंह, वो यूनिवर्सिटी यूनियन की प्रेसिडेंट भी रही है, वो 18-20 हज़ार वोट से हारी थी। अब की बार वो स्थिति नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह की जो एक व्यक्तिगत छवि होनी चाहिए अपने नेता की, वो अपने इलाके में नहीं है। वो पैराशूटर कैंडिडेट की तरह से लाए गए थे और पूरा उन्होंने 5 साल शास्त्री जी के नाती उस दायित्व का उन्होंने निर्वहन भी किया। वो पैराशूटर ही बने रहे यहाँ से। वो तो उनके क्षेत्र में आप भी घूमे होंगे, तो ये अभी मैं घूमा नहीं, आप घूमिएगा, ये लोग बता देंगे। बाकी वो जो वोट पाएंगे वो बीजेपी का जो कोर वोट होगा वो पाएंगे। दूसरे शहर उत्तरी में मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट मजबूत है और ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं कि गढ़ रहा है। आसानी से बीजेपी जीता करती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि श्योर है। पर यह है कि मुझे 4-5 सीटें कम से कम ये लग रही हैं कि जहाँ बीजेपी यहाँ 12 सीटों में से वहाँ पे वो जीत हासिल कर सकती है। मेजा की 1 सीट आई। और एक चीज़ सर, मैं आप चूँकि मुद्दों की जब बात हो रही थी तो एक बात का जो मैं मैनपुरी से लेकर के और कानपुर तक जब वो 3rd और 4th फेज़ के इलेक्शन थे, वहाँ मैंने एक बात महसूस की कि एक चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा और वो साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर अभी तक यहाँ नहीं दिख रहा है। राशन वाले वोटर, जिनको कहा जा रहा है कि बसपा के सपोर्टर राशन का फ़ायदा ले रहे हैं और बसपा के बजाय वो बीजेपी को वोट कर देंगे। कम से कम 50 लोगों ने मुझे ये बताया कि बीजेपी अपने घर का थोड़ी दे रही है, हमको ही हर चीज़ की महंगाई बढ़ा दी है और उसके बाद 5 किलो राशन दे रही है। तो उसका कोई बहुत, आप ये ना समझिए कि बहुत इम्पैक्ट होगा। हाँ होगा, ऐसा नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और लाखों कर्मचारी ऐसे हैं
उनमें से बहुत से ऐसों ने मुझे बताया कि वो कोर बीजेपी वोटर रहे पिछले 3-4 चुनावों से। इस बार वो जो उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनकी ये नाराज़गी है कि बीजेपी सरकार ने उनको बुला करके बातचीत तक नहीं की इस मुद्दे पर। इसको लेकर के ज़बरदस्त नाराज़गी है, और अगर वास्तव में वो इनके अगेंस्ट वोट करता है तो हर सीट पर इनको नुकसान उसका होगा। और ये वो वोट था जो कि 100% वो बीजेपी को ही जाया करता था। तो ये एक साइलेंट वोटर है जो कि तमाम दूसरे जाति धर्म के अलावा एक ये फैक्टर होगा जिसमें हर जाति और हर धर्म के लोग होंगे। इलाहाबाद की 12 सीटें, और जैसा कि समीकरण की बात हुई, मुद्दों की बात हुई, ये समीकरण और मुद्दे जब भी बात होती है तो एक तो ये देखा जाता है बीजेपी ने ये नहीं किया या सरकार ने ये नहीं किया, उसकी वजह से नाराज़गी, जिसको एंटी इनकम्बेंसी अगर एक शब्द में कहें। अखिलेश यादव का क्या फैक्टर है कि अगर आपको लगता है कि कड़ी टक्कर में है या बराबरी का मामला है? एक होता है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे की नाकामी होगी तो उनकी नाकामी हमारे हिस्से की कामयाबी होगी। एक होता है क्या ऐसा लगता है जिसकी वजह से बदलाव हो सकता है, अगर बदलाव मतलब नतीजों में अगर आपको फेरबदल दिखता है। देखिए, पिछले चुनाव में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले सपा में बहुत उथल पुथल थी। मुलायम सिंह यादव को उन्होंने पार्टी से बाहर किया, अपने चाचा को पार्टी से बाहर किया, काफ़ी उथल पुथल था, और ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो कार्यकर्ता लेवल पर पूरे प्रदेश भर में जो पार्टी को एकजुट करता है और वोटरों को ले जाता है पोलिंग बूथ तक। वो एक नेगेटिव फैक्टर था, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस बार काफ़ी अखिलेश यादव ने उसको पैचअप कर लिया है, एक बात। दूसरी बात, इस समय हम राम राज्य में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, यहाँ पर साधु संत, मैं करीब 35 साल से देख रहा हूँ और कुंभ मेला कवर करता हूँ। यहाँ के पर साधु संतों का विश्व हिंदू परिषद के तमाम सम्मेलन होते हैं। हर साल हुंकार बढ़ी जाती थी कि हमारे दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए हिंदुओं की, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार बन जाए तो हमारे यहाँ राम राज्य आ जाएगा। तो राम राज्य तो आ गया, लेकिन जनता देख चुकी है कि राम राज्य में आखिर उसे क्या मिला। नेताओं के लिए राम राज्य आ गया, मंत्रियों के लिए राम राज्य आ गया। तो ये जो चढ़ाई पर थी बीजेपी, अब वो अपने पीक पर है। मोदी जी का भी बहुत बड़ा फैक्टर पिछले चुनाव में काम आता था, और उनके नाम पर वोट गिरे। योगी जी के नाम पर वोट नहीं गिरा है, योगी जी के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर पिछली बार। योगी जी बाद में आ गए, वो पैरा ट्रूपर की तरह से मुख्यमंत्री के रूप में, वो कहीं चित्र में नहीं थे। मोदी जी को सरकार बनाया था। इस बार योगी जी एक चेहरा है भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार मेरा मानना है कि चुनाव दो शख्सियत के बीच हो रहा, कि मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना है या योगी जी को। अब जनता इन्हीं दो में, आपने बीएसपी का भी नाम लिया था, बीएसपी का फैक्टर ठीक है, उनके सॉलिड वोट हैं, उन्हें जाएंगे भी। लेकिन जो भी वोटर ज़रा से भी इस स्थिति में है कि हमें सरकार के मद्देनज़र किसको वोट करना है, तो वो या तो वो भाजपा को लाना चाहेगा तो बीजेपी को देगा, और अगर भाजपा को हटाना चाहता है तो जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक ही चेहरा है, अखिलेश। एक और बात, इस चुनाव में पिछले 6 महीने से अगर जिन शब्दों का और जितनी आक्रामक तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया है, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। और जो शब्द गढ़े जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो उनके ऊपर नकारात्मक। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिमों के बारे में अभी एक शब्द आया, रतिभान त्रिपाठी जी ने कहा कि मुस्लिम जो हैं वो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। ये असल में मीडिया का गढ़ा हुआ शब्द है। मुस्लिम क्यों किसी को हराने के लिए करेगा? हम एक सेकुलर राष्ट्र में हैं, हम संवैधानिक रूप से सभी धर्मों का समान बराबर से सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई एक पार्टी लगातार किसी एक समुदाय को लक्ष्य करती रहेगी, और इस समय काफ़ी बढ़ा है, और वो देखने में भी आ रहा है, रिकॉर्ड पर है सारा। अब तो 80-20 रिकॉर्ड पे है मुख्यमंत्री की जुबान से। 80-20 सीधे कहा जा रहा है। एक पार्टी अगर लक्ष्य करती है तो हमने मुस्लिमों के लिए कौन सा विकल्प छोड़ा है? आप बताएं, हमने मुसलमानों को कौन सा विकल्प छोड़ा है कि वो जाए और भाजपा को वोट दे? तो आप जब इस तरह से उनको गले ही नहीं लगाना चाहते हैं, आपके लगातार फायर ब्रांड नेता उनके खिलाफ बातें करते हैं, आपने जो भाईचारा देश के अंदर
जो भी हुआ बंटवारा, जिस भी कारण से हुआ, सही हुआ गलत हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या, हम सब भूल चुके थे। ये देश बहुत आगे निकल चुका था, हम पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, हमारे लोग पढ़ रहे हैं और बड़े बड़ी नौकरियों पर अमेरिका की इकोनॉमी संभाल रहे हैं यहाँ के लोग, हम ये सब भूल चुके थे। लेकिन अचानक से एक पार्टी को लगता है कि वो देश के बीच खाई पैदा करके हिंदू मुस्लिमों को बंटवारा करके सफल होगी, सत्ता में आएगी, और वो सफल भी हुई है। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। चलिए अब इधर आते हैं हम। ठीक है, आपकी राय है। यहाँ मैं भी मानूंगा कि देश संविधान से चलता है। संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर के अधिकार हैं, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। लेकिन किसी सूबे का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, अगर वो 80-20 के नारे बुलंद करता है, एक धर्म विशेष को टारगेट करता है, और तो और जब कहता है कि राम भक्तों की ही सरकार बनेगी, तो ऐसा लगता है कि जो राम भक्त नहीं है, मतलब जो हिंदू नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई राम भक्त हो ज़रूरी नहीं, वो चर्च जाते हैं, उनका वर्शिप का प्लेस अलग है। वैसे मुस्लिम, उनका वर्शिप का प्लेस अलग है। वैसे सिख भी गुरुद्वारे जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहते हो, ये एक सवाल है। लेकिन ये सवाल दम तोड़ देता है अगर नतीजे फिर वैसे आते हैं कि सत्ता में उन्हीं की वापसी होती है जो इसी तरह के बयान देकर ध्रुवीकरण करते हैं। तो लगता है ठीक है, दूसरा तबका हाशिए पर है, तब उसके पास, जो उन्होंने कहा मैं सहमत हूँ, जो उसके पास विकल्प होता है वो आजमाता है। जब 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 403 में एक मुस्लिम नहीं होता है और अपना दल का एक उम्मीदवार बनाकर रामपुर में खड़ा करते हैं क्योंकि किसी को हराना है, तो मकसद और मतलब साफ है। ये मेरी संपादकीय टिप्पणी है। वापस लौटते हैं और उसके बाद 2 सवाल के साथ ख़त्म ही करेंगे। सूरज अस्त हो चुका है, लाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं शुक्ला जी। जैसे ऐसा लगता है हम लोगों की बातचीत में भी कि आखिरकार चुनाव फिर मोदी योगी लड़ रहे हैं, उधर अखिलेश लड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर बीएसपी की बात करें तो मायावती लड़ रहे हैं। कैंडिडेट नदारद है, इसलिए कि मैं जहाँ जहाँ गया, 20-25 जिलों से ज़्यादा गया, मैं जहाँ पूछता हूँ, जैसे वोटिंग हो रही थी लखीमपुर खीरी में था, अभी चौथे दौर में, उसके पहले इटावा, सब जगह जो गांव से महिलाएं आ रही हैं, अगर 100 से मैंने पूछा होगा तो शायद 5 मिली जिसको पता हो कि उसका उम्मीदवार कौन है। फूल बोलती है, साइकिल बोलती है, हाथी बोलती है, चुनाचिन बोलती है, और योगी, मोदी, अखिलेश या मायावती बहन जी बोलती हैं। तो ऐसा पहले भी 30 साल पहले ऐसे होता था कि स्थानीय समीकरण भी मैटर करते थे, या व्यक्ति अब इतना प्रभावी हो गए कि कैंडिडेट गौन हो गया, उसके नाम पर कोई भी जीत रहा है। यहाँ भी योगी मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं। नहीं, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। नहीं, मतलब कि कैंडिडेट गौड़ हो गए हैं, यह राजनीतिक दलों के लिहाज से भी संभव नहीं है। अगर कैंडिडेट गौड़ हो गए होते तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने सिटिंग एमएलएज के टिकट काट करके वैकल्पिक उम्मीदवार न खड़ा करते। नंबर 2, अगर उम्मीदवार गौड़ हो गए होते तो अन्य दलों से आए हुए जो टर्नकोट्स हैं, दल बदलू हैं, उनको अपना उम्मीदवार न बनाते। अगर उम्मीदवार गौड़ हो गए होते तो आप केशव मौर्य जी की बात न करते। आप कैंडिडेट गौड़ हो गए होते तो सिद्धार्थनाथ सिंह की बात ना होती। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मंत्री हैं, एक ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं कि जो आप जैसे सुरेश खन्ना को आप कैंडिडेट के रूप में लीजिए, 8 बार 9 बार का एमएलए, एक सीट से एक पार्टी से लोग जीतते रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चुनाव लेकिन बड़े व्यापक पैमाने पर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका विशेष महत्व हो जाता है चुनाव में, संसदीय चुनाव में चाहे विधानसभा चुनाव में। इसलिए राजनीतिक दल तो महत्वपूर्ण है ही हैं, और उन राजनीतिक दलों की लीडरशिप जिनके हाथ में है, राज्य के स्तर पर चाहे देश के स्तर पर, इसलिए उनकी चर्चा होनी ही होनी है। अगर आप बात करते हैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने 2-3 चीज़ें ऐसे की जो जिससे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। एक तो जो आदमी ने 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली की बात कही, पुराने पेंशन को बहाल करने की बात कही, बड़ी संख्या पर रोजगार देने की बात कही, और अपनी पार्टी का जरूर स्वरूप बदला। जो हमारे साथी, हमारे मित्र एस यादव कह रहे हैं कि जो 2017-14 की समाजवादी पार्टी है, उसका स्वरूप उन्होंने बदला। मतलब आप ऐसे सोचिए ना कि एक पूर्वांचल में किसी भी नॉन अपराधी को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि यह तय है कि अगर आप उसको टिकट देते हो तो जीत के आते। एक अपने आप को बदलने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की।
जातीय ध्रुवीकरण, हालांकि जैसे गोसाईगंज है फैजाबाद में, वहाँ 2 ऐसे ही नटोरियस टाइप के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, अब ये एक्सेप्शंस को आप नहीं कर सकते अब ना, लेकिन जैसे कि आप पूर्वांचल में बात कीजिए तो अतीक अहमद, मुख्तार, धनंजय सिंह, फलाने सिंह, विजय मिश्रा, ये वो, तो ऐसे नाम जो आते हैं, इन सबको किनारे किया और कहा कि उनको नहीं दिया, और एक लोगों के सामने रूपरेखा रखी कि हम इस आधार पर चुनाव में जाएंगे और हम अब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम ये चीज़ें दे सकते हैं। यह लोगों को आकर्षित की, और दूसरी चीज़ बात की कि उसने एक बड़े सफलतापूर्वक उन्होंने ये लोगों के बीच में बैठाने की कोशिश की कि वह जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका विकल्प वही बन सकते हैं। चलिए, मुझे संक्षिप्त खत्म करना पड़ेगा आपसे क्लोजिंग रिमार्क के साथ। मच्छर बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि लाइट जल रही है। हमारे कैमरा सहयोगी आप ठीक लाइट के पीछे हैं तो रोशनी इनके चेहरे पर आनी चाहिए, तो मुझे ये सब भी देखना पड़ता है ना बीच में। तो जैसे जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही सवाल कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव सीधे योगी लड़ रहे हैं, उनके पीछे मोदी हैं, विराट छवि मोदी की है, थोड़ी छोटी छवि हनुमान मान लीजिए योगी जी हैं, उधर अखिलेश यादव हैं। लेकिन अगर चुनाव के नतीजे अगर पलट गए तब हो सकता है बीजेपी कहेगी कि भाई ये प्रदेश नेतृत्व का सवाल है, मोदी जी नहीं लड़ रहे थे, जीत गए तो मोदी जी को वहाँ जयमाला पहनाया जाएगा, अमित शाह और मोदी को। तो चुनाव वैसे ही हो रहा है ना, फिर फाइनली मोदी योगी। ये रिमार्क भी, ये परिस्थितियाँ भी बहुत पहले खड़ी हो गई थी। पहले सिद्धांत, पार्टियों के अपने सिद्धांत होते, उन सिद्धांतों के दायरे में चुनाव लड़ा करते थे। अब किसी पार्टी का सिद्धांत लगभग वो सुविधाजनक सिद्धांत हो गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सारे लोग। और इसीलिए परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं कि व्यक्ति अब सिद्धांत नहीं, व्यक्ति चेहरे चुनाव लड़ते हैं। पर स्थानीय स्तर पर बिना कैंडिडेट को इग्नोर करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए वो कैंडिडेट चुने जाते हैं कि जब 12 लोगों की लिस्ट होती है तो उसमें एक आदमी उठाया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि नहीं, कैंडिडेट का भी महत्व है। पर कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, बिहार को ही मान लीजिए, दोनों को मिलाकर मानिए तो 89 में मंडल कमीशन के बाद जातीय ध्रुवीकरण बहुत तेज़ बढ़ा है, जातियाँ चुनाव लड़ने लगी थी और इसीलिए सारी पार्टियाँ जातियों के कैंडिडेट चुनती हैं उस हिसाब से। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं, सारे पार्टियां एक ही तरह का काम करती हैं, सारे लोग एक ही तरह का वो जाति के आधार को ढूंढ करके लाते हैं। मैं बीच में एक चीज़ बोलूं आपकी अनुमति से, मैं बिहार का हूं। जब आप बोलते हैं कि जातीय ध्रुवीकरण हो गया 89 के बाद, मैं थोड़ा इसका दूसरी तरफ से देखता हूं कि मैं बिहार का हूं। ब्राह्मण की आबादी पता नहीं 2-4-5% होगी, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झाझा, जगन्नाथ मिश्रा, गिन लीजिए, सत्येंद्र नारायण सिंह मान लीजिए, राजपूत, सारे लोग वैसी सत्ता पे आए, कर्पूरी ठाकुर कुछ दिन के लिए, दरोगा प्रसाद कुछ दिन के लिए। लेकिन जो जातियां 50% हैं, 45-50%, वो उठी वहां से। इस बात को कहीं मैं इस बात को खारिज नहीं, किसी समाज के किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल बात है कि कहीं रह नहीं पाए। लेकिन वही लोग थे। मेरा ये कहना भाई, वो तो कांग्रेस की स्टाइल थी कि 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदलो, वो तो कांग्रेस की स्टाइल थी। इसका मतलब अपरिहार्य नहीं था ना। बिहार में लालू यादव अपरिहार्य हो गए, 15 साल तक शासन किया उन्होंने, राजनीति बदल गई। एग्जैक्टली, मतलब उनको हिस्सेदारी जब मिल गई, मंडल कमीशन ने राजनीतिक दिशा बदली, लेकिन उस दिशा बदलने का परिणाम भी हुआ कि भयावह भ्रष्टाचार, घनघोर जातिवाद का रंग इतना गाढ़ा हुआ। मैं फिर इस पे एतराज करूंगा, मैं इसलिए कि मेरे वीडियो में ये जा रहा है, मैं अपना एतराज दर्ज कराता हूं कि उसके पहले घनघोर भ्रष्टाचार उसके पहले भी रहा, 89 के पहले। और यूपी में आज वीर बहादुर सिंह नहीं है, लालू यादव जेल में है, देखिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ कितने मुकदमे हैं? ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं कि नहीं है? आप जानते नहीं, वो हम उनको भी जानते हैं, सुन तो लीजिए, उनको रिकॉर्ड में होता पैमाना वही माना जाता है, उनको भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग अपने तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैं इस चुनाव की बात करूँ तो कैंडिडेट कहीं से खारिज नहीं कर सकते हैं, और लेकिन उन चेहरों को भी खारिज नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूँ सिद्धांत खारिज हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिससे समझौता किया है वो भी तो जातीय पार्टी है, अपना दल, या निषाद पार्टी वो भी जातीय पार्टी है, और अखिलेश यादव ने जिससे समझौता किया है वो भी जातिवादी पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव तो जातियों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर लड़े ही जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप कैंडिडेट्स को खारिज नहीं कर सकते, उनकी महत्ता को खारिज नहीं कर सकते। वो चेहरा वो होते हैं
और ऊपर से छाया बड़े नेताओं की होती है। कुल मिलाकर चुनाव ऐसे ही लड़ा जा रहा है। चलिए, मैं इसको क्लोजिंग रिमार्क में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 89 के बाद स्थितियां बदली। समाज का वो तबका, देश का वो तबका जो आबादी में 50% से ज़्यादा होकर भी हाशिए पर था, उस तबके को सत्ता में साझेदारी मिली। वो मंडल का असर था, यूपी से लेकर बिहार तक, सही नाम लिया, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम से लेकर लालू यादव तक। लेकिन जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए ये कहेंगे कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो मैं बिना नाम लिए कहूँगा, महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनके अभी रिश्तेदार या भतीजे सत्ता में साझेदार रहे, हजारों करोड़ की संपत्ति का आरोप और जिक्र उनके बारे में होता है। और ऐसी लिस्ट मैं बता सकता हूं जिनको मैंने देखा है अपनी इस उम्र में ही, 55-56 साल में, कि वो अलग अलग तबके के थे, छोटे घरों में रहते हुए कैसी किलेबंदी होके सैकड़ों हजारों करोड़ के हो गए, सलाखों के पीछे नहीं गए। आज भी अगर सांसदों की लिस्ट, पिछले 15 साल के चुने हुए सांसदों का अगर सालाना टर्नओवर देखेंगे, या जो वो चुनाव लड़ते वक्त जो चुनाव आयोग में जमा करते हैं, 20-20 गुना 100-100 गुना प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो जाहिर है 30% टैक्स देकर उसके बाद वो प्रॉपर्टी नहीं जमा करते हैं। उसके पीछे काला धन होता है, उनका तरीका होता है, लेकिन रसूख होता है, पहुंच होता है, तो लाखों से बाहर होता है। आज अगर बीजेपी हजारों करोड़ खर्च करके चुनाव लड़ती है, जिले जिले में बीजेपी की शानदार बिल्डिंग है, 1000 करोड़ की बिल्डिंग या 8000 करोड़ की बिल्डिंगें बीजेपी ने बनाई, क्या लगता है सब सफेद मनी है, सफेद पैसा है, 30% टैक्स के साथ जमा हुआ है? माफ़ करिए, सत्ता जब बहुत मजबूत होती है, वक्त बदलता है, अपने हिसाब से चीज़ें तय करते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ ये संपादकीय अपनी प्रतिक्रिया है। असहमत होते हैं, माफ़ करें, मैं अपनी सिर्फ असहमति दर्ज कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी वही मैं करूँ। और फिलहाल इस आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी कुछ समझने का मौका मिला, आपने भी सीखा समझा। और कभी इलाहाबाद आएँ तो ज़रूर इस पार्क में आएँ। आपको यहाँ से चंद कदम दूर चंद्रशेखर आज़ाद की वो मूर्ति दिखेगी, जहाँ उनके सामने खड़े होंगे तो बचपन में जो किताब में आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा है, उसकी तस्वीर आपके जहन में आएगी और पूरी कहानी लगेगा 5 मिनट के अंदर आपके जहन में उतर गई और घूम गई। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि। प्रयागराज में और आसपास में जहाँ वोटिंग होगी, वहाँ फिर आपसे मुलाकात होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया और नमस्कार।